अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का। अच्छा जी, आज हम जो डिस्कस करेंगे एटवुड मशीन की बात करेंगे और न्यूटन्स लॉ की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। लेकिन ये हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि मॉडिफाइड है। फ्रिक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है और एक बॉडी जो है वो हैंग कर रही है वर्टिकली, और ये दोनों बॉडी आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट वीडियो। ठीक है। अच्छा जी, मॉडिफाइड एटवुड मशीन, हम उस मशीन को बोलेंगे कि जिसमें हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आ जाती है। मॉडिफिकेशन इन द सेंस के इसमें हमारे पास जो है फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाती है। एक सरफेस हमारे पास हॉरिजेंटल है और एक जो है हमारे पास मैस जो है वो क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। और ये दोनों आपस में क्या है, स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है। पहले एटवुड मशीन, सिंपल एटवुड मशीन में जब हमने देखा था तो उसमें इस तरह से सिनारियो था, इस तरह का केस था कि एक पुली थी और उसके साथ दो जो हैं वो मैस जो हैं स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड थे और वो उसके ऊपर उस साथ क्या कर रहे थे, हैंग कर रहे थे। ठीक है। उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन को हमने देखा था कि वो हमने किस तरह से फाइंड की थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मॉडिफाइड एटवुड मशीन में फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, हॉरिजॉन्टल सरफेस इन्वॉल्व हो जाती है। अ, इस वीडियो में हम जो है विदाउट फ्रिक्शन या फ्रिक्शनलेस सरफेस को कंसिडर करेंगे और उस वक्त हम एक्सेलरेशन और साथ में टेंशन इन अ स्ट्रिंग जो है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अगली किसी वीडियो में मैं आपको जो है इसमें जिस टाइम पे हम फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कर लेंगे, अगर हमारे पास कोई सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइन है, जो भी है, किसी किस्म की कोई भी सरफेस है और वो फ्रिक्शनल सरफेस है, मतलब उसके साथ रगड़ की में रगड़ भी बीच में कुव्वत जो है वो भी इसके अंदर ऐड हो रही है, तो उस केस को हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं सिंपल वाला, उसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसमें किसी किस्म की वो स्मूथ सरफेस है और वो किसी किस्म की कोई भी फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो दो मैसेज हैं, एक M1 है और एक M2 है। M1 हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है, M2 जो है वो सस्पेंडेड है और ये पुली के ऊपर से पास हो रहे हैं। पुली भी हमारे पास फ्रिक्शनलेस है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे इनकी जो फ्री बॉडी डायग्राम्स है वो क्या होती है। फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होती हैं कि उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा एज अ पॉइंट या एज अ पार्टिकल कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर हम देखते हैं कि किस किस्म की और कितनी जानिब से और हर तरह की जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वो एक दूसरे को कैसे बैलेंस कर रही हैं, कैसे रीइंफोर्स कर रही हैं, उनको फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब मैं जिस टाइम पे बात करती हूँ M1 की, तो ये जो बॉडी है मेरे पास M1 जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम को हम देखेंगे। इसको मैं कंसिडर करूंगी एज अ पॉइंट। ये M1 है हमारे पास। ठीक है। और इसके ऊपर आप देखें कि जब भी कोई भी बॉडी एक किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी होती है तो उसका वेट तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ये डॉटेड लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस को कंसिडर कर लूँ जो एक्स डायरेक्शन है। ठीक है। और इस ये जो आपके पास जो डॉटेड लाइन है, ये इससे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा इसका वेट W1, और ये M1 G मैं इसको कहूँगी। ठीक है, क्योंकि डबल वेट हमारे पास किसके बराबर होता है, G के। तो यहाँ पे मैं मैस M1 की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जब भी कोई बॉडी पड़ी होती है तो उसके वेट के बिल्कुल अपोजिट वाई डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही होती है। ठीक है, जो कि उसको बैलेंस कर रही होती है। ठीक है। अब इसके ऊपर ये एक वेट और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। अब हॉरिजॉन्टल साइड पर इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रही है इस स्ट्रिंग की वजह से। स्ट्रिंग की वजह से किस तरह से कि स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर M2 अटैच है। ठीक है, उसकी वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट होगी और वो टेंशन फोर्स जो है वो इसके ऊपर एक्ट कर रही है और वो उसकी डायरेक्शन आपके पास इस तरह से आ जाती है। ये मेरे पास क्या आ गई, T1। तो मतलब ये मेरे पास आ गई जी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैस M1। ठीक है। अब उसके बाद अब इसके बाद हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम M2 की देखेंगे। तो M2 के ऊपर यहाँ पर आप लोग देखें तो ये सस्पेंडेड पोजीशन में है। ठीक है। इसके ऊपर जो ये मेरे पास M2 है, इसमें इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। इसको हम कह देंगे जी W2
M2G, ठीक है। और इसके ऊपर जो टेंशन एक्ट कर रही है T2 हम इसको कह देंगे, ठीक है। इसके ऊपर दो फोर्सेस ही एक्ट कर रही हैं एट अ टाइम, क्योंकि ये सस्पेंडेड है, ठीक है। इसमें ये जो एक्स डायरेक्शन है इसमें किसी किस्म की कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। M1 के ऊपर वाई डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं, ठीक है। ये वाई डायरेक्शन है। और एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रही है एक ही, इसी इसके जो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स की वजह से होगी। जो एक्स डायरेक्शन में जो टेंशन जो प्रोड्यूस हो रही है इसकी वजह से इसके अंदर जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और ये जो मास M1 है, M2 है सॉरी, ये इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो T2 की वजह से होगी, ठीक है। और वो नीचे की तरफ इसके वेट की वजह से, लेकिन ये कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर भी, क्योंकि ये हमारे पास जो सिस्टम है अभी फ़िलहाल जो है इन रेस्ट है, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई भी वो प्रोड्यूस नहीं हुई, किसी किस्म की हरकत प्रोड्यूस नहीं हुई। अगर मेरे पास M2 थोड़ा सा बड़ा होता M1 से, तब मैं कहती कि जी इसमें जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है टूवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और M2 की वजह से, ठीक है। फिलहाल हमारे पास ये इस तरह के केस आ गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अगर मैं कंसिडर करूं M1 को, तो M1 के ऊपर मैं एक्स डायरेक्शन में भी देखूंगी फोर्सेस किस तरह से एक्ट कर रही हैं, और वाई डायरेक्शन में भी देखूंगी कि फोर्सेस किस तरह से एक्ट कर रही हैं। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इन एक्स डायरेक्शन ऑन एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, the sum of all the forces on M1 in x डायरेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पर एक्सेलरेशन के बराबर है, M1A1x। एक्सेलरेशन का जो y कंपोनेंट है यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मोशन है वो टूवर्ड्स x डायरेक्शन ही है। ये यहाँ पर इस तरह से किसी किस्म का कोई मोशन नहीं है, यूं इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। ये अच्छा जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद मैं y कंपोनेंट को कंसिडर करूंगी M1 के ऊपर। the sum of all the forces in y डायरेक्शन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल जो है कर रहा है किसको, बैलेंस M1G को, और ये मेरे पास क्या है, M1A1y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में किसी किस्म की कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, वाई डायरेक्शन में कोई नहीं कर रही है, एक्स डायरेक्शन में कर रही है। तो इसको इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इन वाई डायरेक्शन, या एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वाई कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, n माइनस M1G इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू M1G। मतलब ये नॉर्मल फोर्स और वेट जो है ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं M2 की। तो M2 के ऊपर हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है वो इस तरह से है कि इसमें x कंपोनेंट तो है ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर M1 था, अब मैं बात करूंगी फॉर M2 की, ठीक है। तो M2 में हम देखेंगे कि ये यहाँ पे y डायरेक्शन में ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और ये भी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। तो यहाँ पे आएगा जी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन ऑन M2, हमारे पास क्या आएगा, M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A2y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो एक्ट कर रही है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है। इसमें जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है टेंशन, यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रही है वैसी ही टेंशन यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो कहूँगी जी T1 इज इक्वल टू T2 है, और ओवरऑल इसको मैं कह दूंगी कि जी ये टेंशन T के बराबर है, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास जो इक्वेशंस आ जाएंगी वो कुछ इस तरह से आ जाएंगी कि T इज इक्वल टू M1A, ठीक है, और
साथ में n इज इक्वल टू m1g, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। एंड मैथ्स की मैं अगर मैथ्स 2 की बात करूँ या बॉडी 2 की बात करूँ जिसका मैथ्स m2 है, तो उसको मैं किस तरह से लिखूँगी, m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अच्छा जी, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इक्वेशन नंबर 1 में से जो टेंशन है उसकी वैल्यू डाल दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, m2g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। और इसको अगर मैं यूँ करूँ कि m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, फिर मैं इसको और किस तरह से लिख सकती हूँ, a इज इक्वल टू m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैंने यहाँ से a को कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं m1 प्लस m2 में से मैंने a को कॉमन लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये m1 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसके यहाँ पे नीचे जाके इसके डिवाइड हो जाएगा। यह मेरे पास आ गई है जी एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। और इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर मैं यूज़ करूँ और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ तो मेरे पास टेंशन आ जाएगी, ठीक है। किस तरह से इसको फिर हम करेंगे, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आई थी, a इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, t इज इक्वल टू m1 और a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गई है, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी हमारे पास आ गई है। ये हमारे पास मॉडिफाइड एटवुड मशीन की जो है एक्सेलरेशन एंड टेंशन आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक दो केसेस इसमें देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है अगर फ्री फॉल की अगर हम बात करें और उस वक्त हमारे पास जो है टेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर ज़ीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी। उस वक्त बॉडी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो फ्री फॉल की फॉर्म में आ जाएगी। और अगर हमारे पास m2 जो है वो ज़ीरो हो जाए तो उस वक्त में m1 के ऊपर किसी किस्म की कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। और m1 हमारे पास एक्सेलरेट नहीं करेगा और वो एट द रेस्ट होगा ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। अच्छा जी, आई होप सो कि आपको वो बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं इससे अगले जो है वो सिनेरियो को डिस्कस करूँगी। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।